हेलो फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इस समय भारत में राजनीतिक प्रक्रिया प्रश्न पत्र से पढ़ा रहा हूं। भारत में राजनीतिक प्रक्रिया की इस कड़ी में आज मैं यूनिट सेकेंड से गठबंधन की राजनीति को बताने जा रहा हूं। भारतीय राजनीति के अंतर्गत गठबंधन शब्द जो है वह लैटिन भाषा के कोलिटो से बना है। कोलिटो से बना है और कोलिटो से कोलिशन बना है। कोलिशन जिसका तात्पर्य क्या होता है? गठबंधन। यानी कोलिशन या कोलिटो का तात्पर्य क्या होता है कि सबको साथ साथ लेकर चलना, सबको साथ साथ लेकर चलना, साथ साथ लेकर चलना, यानी कि जब हम कुछ या अधिक व्यक्तियों को अपने साथ लेकर चलते हैं तो वह क्या कहलाता है? कोलिशन कहलाता है या गठबंधन कहलाता है। बहुमत के आधार पर सरकार का गठन होता है। बहुमत के आधार पर किसका गठन होता है? सरकार का गठन होता है बहुमत के आधार पे। जब बहुमत के आधार पर सरकार का गठन होता है तो उसमें बहुमत सदन में, लोकसभा में बहुमत सिद्ध करना होता है। लोकसभा में बहुमत सिद्ध करना होता है। जैसे लोकसभा में कितनी सीटें होती हैं? 543 सीटें हैं। 543 का बहुमत यानी कि सामान्य बहुमत जो होता है वह 272 सीटें होती हैं। विशेष बहुमत जो होता है या पूर्ण बहुमत जो होता है वह 2/3 बहुमत होती है। 2/3 बहुमत की सरकार, कभी कभी ऐसा आता है 2/3 बहुमत की सरकार बनी है कांग्रेस के समय में। कांग्रेस के बाद 2/3 बहुमत नहीं मिल पाया है। वर्तमान में हम देखते हैं 2/3 बहुमत कितना हुआ। वर्तमान में देखते हैं कि भाजपा को पूर्ण बहुमत प्राप्त है। 543 का 2/3 बहुमत कितना होता है? यानी कि 3 से हम जब 543 को भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं तो 181 आ जाता है। और 181 में 2 का गुणा करते हैं, 2 8 दूनी 16 को 6 2 362। यह जो 362 सीट है यह पूर्ण बहुमत है। 362 यह क्या है? पूर्ण बहुमत है। और इस स्थिति में 2014 के चुनाव में भाजपा को, बीजेपी को कितनी सीटें मिली थी? 282 सीटें मिली थी। और 2019 के चुनाव में भाजपा को कितनी सीटें मिली? 302 सीटें मिली। यानी कि पूर्ण बहुमत की सरकार बना पाना अब असंभव है। कांग्रेस के समय में जब कांग्रेस की सरकार शुरू में होती है तो कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला है। तो बहुमत के आधार पर सरकार का गठन होता है। जिस दल के पास 272 सीटें होती हैं उसी की सरकार बनती है। अब जब किसी भी दल के पास 272 सीटें न हो, ऐसे में स्थिति आती है गठबंधन की। तब जो दल होता है, जो राष्ट्रीय दल होता है या जो बड़ा दल होता है, वह छोटे छोटे दलों को मिलाकर गठबंधन कर लेता है। यानी कि बहुमत जब नहीं प्राप्त होता है तो बहुमत प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे दलों को मिलाकर अनेक पार्टियां मिलकर एक गठबंधन कर लेती हैं। और इस पार्टियों में चूंकि विभिन्न विचारधाराओं के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्म, विभिन्न संस्कृति, विभिन्न भाषा, विभिन्न क्षेत्र, यानी कि विविधता होती है। भाषाई विविधता होती है, क्षेत्रीय विविधता होती है, धार्मिक विविधता होती है, विचारधारा की विविधता होती है। तो सारे लोग मिलकर एक हो जाते हैं, एक गठबंधन की सरकार बन जाती है। और गठबंधन की स्थिति उस समय उत्पन्न होती है। गठबंधन की स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जब किसी एक ही दल में जनता का विश्वास नहीं होता है। किसी एक दल में जनता का पूर्ण विश्वास नहीं होता है। ऐसी स्थिति में जनता क्या करती है?
अपने अपने हितों के अनुरूप, अपने अपनी इच्छाओं के अनुरूप वो वोटिंग करने लगती है। और तब हम देखते हैं कि जब जनता के बीच विचारधाराओं का विभाजन हो जाता है, धार्मिक आधार पर, भाषाई आधार पे, हितों के आधार पर या जातिगत आधार पर विभाजन हो जाता है, उस स्थिति में कि कोई भी पार्टी बहुमत प्राप्त नहीं करती है, क्योंकि जनता विभिन्न विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टियों को वोट देती है। अलग अलग विचारधारा के लोग अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं। कोई न तो राष्ट्रीय हित देखता है, न तो सामान्य हित देखता है। सभी लोग अपने जातिगत हित देखते हैं, अपने धार्मिक हित को देखते हैं। इसी स्थिति में किसी भी पार्टी का बहुमत पाना असंभव हो जाता है। तो जब किसी एक दल में लोगों का विश्वास समाप्त हो जाता है, ऐसे में लोग विकल्पों की तलाश करने लगते हैं। विकल्पों की तलाश करने लगते हैं कि कौन सी पार्टी सबसे अच्छी होती है, कौन सी पार्टी सबसे अच्छी है, या कौन सी पार्टी अच्छी सरकार दे सकती है। ऐसे में जब विचारधारा का विभाजन हो जाता है, लोग सामान्य हित को नहीं देखते, राष्ट्रीय हित को नहीं देखते, लोग अपने व्यक्तिगत लाभों के अनुरूप वोटिंग करने लगते हैं, तो उसमें कई पार्टियां जो होती हैं सीटें प्राप्त करती हैं। कई छोटी छोटी पार्टियों का अस्तित्व उभर कर सामने आता है, जैसे कि हम देखते हैं कि भाजपा है, सपा है वगैरह, जितने भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, अपना दल है, लोकतांत्रिक पार्टी है वगैरह, जितने भी छोटी छोटी पार्टियां होती हैं, सबका अस्तित्व आने लगता है। सबको कुछ न कुछ सीटें प्राप्त होने लगती हैं, और जब सबको कुछ न कुछ सीटें प्राप्त होती हैं, तो जो बड़ी पार्टी होती है उसको बहुमत प्राप्त नहीं हो पाता है, बहुमत से दूर रहती है वह। ऐसे में तो वह छोटी छोटी पार्टियों को मिलाकर गठबंधन कर लेती है। जैसे गठबंधन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक चुनाव पूर्व होता है, चुनाव पूर्व, जो चुनाव के पहले ही कुछ पार्टियां मिलकर गठबंधन कर लेती हैं। जैसे कि 2014 के चुनाव में सपा का गठबंधन हुआ था, कांग्रेस का गठबंधन हुआ था, और लोकदल का, आरएलडी का गठबंधन हुआ था, इत्यादि इत्यादि पार्टियों का गठबंधन होता है। ये मिलाकर एक पार्टी को हराने के लिए लोग गठबंधन कर लेते हैं। एक पार्टी को हराने के लिए लोग गठबंधन कर लेते हैं, तो इस स्थिति में वह गठबंधन सरकार कही जाती है, जिसको मैं अभी बताने जा रहा हूं कि गठबंधन सरकार कब कब बनती है। तो ये जो गठबंधन सरकार बनती है, यह बहुमत न हो पाने की स्थिति में विभिन्न छोटी छोटी पार्टियों का दल मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बनाते हैं, या सामान्य हितों की एक साझा कार्यक्रम को अपनाते हैं। तो इस स्थिति में गठबंधन की सरकार बन जाती है। अब गठबंधन की सरकार जब बनती है, तो इसे लाभ भी होता है, सरकार को, देश को, समाज को लाभ भी होता है और नुकसान भी होता है। लाभ कौन कौन से होते हैं? पहला लाभ यह होता है कि अधिकांश राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व होता है। अधिकांश राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व। दूसरा लाभ होता है अधिकांश राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व। जब गठबंधन की सरकार बनती है, तो सभी राजनीतिक दलों को प्रतिनिधित्व मिल जाता है। सभी राजनीतिक सर्वदलीय सरकार बन जाती है। विभिन्न विचारधारा का प्रतिनिधित्व होता है, विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होता है, विभिन्न धर्म और संस्कृति का प्रतिनिधित्व होता है। तो इस तरह से मिलीजुली सरकार बनती है, जो सबके लिए कार्य करती है, चाहे वह किसी जात के हों, किसी वर्ग के हों, किसी धर्म के हो, किसी क्षेत्र के हो, सबके लिए वह कार्य करने लगती है। और इसमें साझा कार्यक्रम अपनाया जाता है। यह जो कार्यक्रम अपनाया जाता है, जो योजनाएं लागू की जाती हैं, यह साझा कार्यक्रम के अंतर्गत योजनाएं लागू की जाती हैं, जिसके अंतर्गत सब जो पूर्ण बहुमत होता है, यानी कि साझा कार्यक्रम पर सबकी सहमति ली जाती है। यदि किसी भी एक दल की सहमति नहीं मिल पाती है, तो इससे फिर साझा कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में बाधा उत्पन्न हो सकती है। और इसी तरह से शासन में अधिकांश दलों की भूमिका होती है। शासन में अधिकांश दलों की भूमिका सुनिश्चित हो जाती है, यानी कि विभिन्न जो दल होते हैं मिलकर सरकार जब बनाते हैं, तो उनको विभिन्न मंत्रिमंडल दिए जाते हैं। सभी दलों को सरकार में या विभागों का दायित्व तो सभी दलों को दिया जाता है। उनके अनुपात के आधार पे, उनकी संख्या के आधार पे, उनके भागीदारी के आधार पर सबको समान अनुपात में सीटें दी जाती है, आवंटित की जाती है। मंत्री परिषद में सबको स्थान दिया जाता है। तो उनकी शासन में भूमिका होती है। वह सभी अपने अपने वर्ग, अपने अपने क्षेत्र के हितों को पूरा करते हैं,
और विकास का कार्यक्रम करते हैं। जो निर्णय लिए जाते हैं इसके तहत वह सहमति से निर्णय होता है। कोई एक दल निर्णय नहीं लेता है, निर्णय जो होता है सहमति से निर्णय लिए जाते हैं। यदि कोई यदि दो या दो से अधिक दलों की सरकार है और निर्णय लेने में यदि वह सहमति के सिद्धांत का पालन न करती है तो ऐसी स्थिति में कोई भी दल जब अपना समर्थन वापस खींच लेती है तो ऐसे में सरकार गिर जाती है। जो नियम बनते हैं, कानून बनते हैं, नीति निर्माण में घटक दलों की भी भूमिका होती है। घटक दलों की भूमिका नीति निर्माण में घटक दलों की भूमिका। जो नीति निर्माण होता है, जो नियम बनते हैं, अधिनियम बनते हैं, संसद के द्वारा बनाए जाते हैं, मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद के द्वारा जो पास किए जाते हैं, सरकार के द्वारा जो अधिनियम पास किए जाते हैं, अधिनियम को एक अधिनियमों का प्रारूप बनाकर उसको संसद में भेजा जाता है। जब संसद में भेजा जाता है तो संसद में बहुमत के आधार पर उसको पारित करके कानून बना दिया जाता है। तो अधिनियम बनाने में सभी दलों की भूमिका होती है, सभी दलों की विचारधाराओं को प्रतिनिधित्व दिया जाता है, सभी दल अपनी बातों को रख सकते हैं, सभी दल अपने हितों को रख सकते हैं। इस गठबंधन सरकार में जनता का अधिक से अधिक हित हो सकता है, जनता का हित अधिक से अधिक हो सकता है, क्योंकि जनता के हितों में भी विभिन्नताएं होती हैं। जनता के हितों में विभिन्नताएं होती हैं, उनकी विचारधाराएं अलग होती हैं। तो जब सरकार में हर जाति के लोग, हर वर्ग के लोग, हर भाषा के लोग, हर क्षेत्र के लोग सम्मिलित होते हैं तो सभी लोग अपने अपने क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करते हैं। तो इस तरह से जनता का अधिक से अधिक हित संभव हो सकता है। वही जो इसकी गठबंधन की राजनीति की जो इसका अंतिम लाभ होता है वह क्या है? अतिवाद से मुक्ति मिलती है। जब एक दलीय शासन होता है, एक दलीय शासन व्यवस्था में हम देखते हैं कि अतिवाद देखने को मिलता है, अतिवाद देखने को मिलता है। जैसे कि पूर्व में कांग्रेस की सरकारें रही, वर्तमान में भाजपा की सरकार जो बहुमत में रही है, ऐसी स्थिति में ये दल अपनी मनमानी करने लगते हैं। अधिनियम को बनाने में, नियम को बनाने में, योजनाओं को बनाने में अपनी मनमानी करने लगते हैं। जो विरोधी पार्टी होते हैं या छोटे छोटे जो दल होते हैं या फिर अनेक जो दल होते हैं, क्षेत्रीय दल होते हैं, वह कितना भी विरोध क्यों न करें सरकार का, सरकार उस विरोध को मानने वाली नहीं होती है। सरकार अपनी मनमानी करती रहती है। तो इस स्थिति में जब गठबंधन की सरकार होती है तो अतिवाद से मुक्ति मिलती है, क्योंकि साझा कार्यक्रम के तहत, साझा नीतियों के तहत योजनाओं को संचालित किया जाता है, नीतियों का निर्माण किया जाता है। इस तरह से अतिवाद से, एक दलीय प्रभुत्व से हमें मुक्ति मिलती है। आइए अब गठबंधन सरकार से हानियों को समझ लेते हैं। गठबंधन सरकार से हानियां क्या होती हैं। पहली हानि होती है कि जो मंत्रिमंडल बनता है, मंत्रिमंडल का गठन होता है, कैबिनेट का गठन होता है और मिनिस्टर ऑफ काउंसिल का गठन होता है, इसमें तनाव की स्थिति बनी रहती है। मंत्रिमंडल में तनाव की स्थिति बनी रहती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ दलों को कम प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है और कुछ दलों को अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है जो मंत्रिमंडल में सदस्य होते हैं। तो ऐसे में मंत्रिमंडल के गठन को लेकर उसमें तनाव की स्थिति हमेशा बनी रहती है और यह मंत्री एक दूसरे के साथ मंत्रिमंडल में समन्वय का अभाव देखा जा सकता है, सहयोग का अभाव देखा जा सकता है, उत्तरदायित्व का अभाव देखा जा सकता है। जो शासन होता है, शासन में एक दल का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। जो प्रभावशाली राजनीतिक गठबंधन की राजनीति के अंतर्गत जो प्रभावशाली राजनीतिक दल होता है, उस प्रभावशाली राजनीतिक दल का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। यानी कि वह अपनी मनमानी करने लगती है और जो छोटी छोटी पार्टियां होती हैं, जो छोटे छोटे दल होते हैं जो मिलकर सरकार बनाती हैं, वो कभी कभी कुछ नहीं कर पाते हैं या तो मूक बने रहते हैं, वह मौन बने रहते हैं। तो इस तरह से राजनीति में एक दल हावी रहता है जो सबसे बड़ा दल होता है। जैसे हम देखते हैं कि 2004 में यूपीए की सरकार बनी, 2004 में यूपीए की सरकार बनी, कांग्रेस और अन्य सहयोगी दल, इसमें कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। 2009 में फिर चुनाव होता है,
और फिर यूपीए 2 की सरकार बनती है, उसमें फिर हावी रहता है, फिर उसमें कांग्रेस हावी रहती है। इसी तरह जो 2014 का चुनाव होता है, एनडीए की सरकार बनती है। जैसे 1998-99 से लेकर 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री रहे, तो उन्होंने सभी दलों को मिलाकर एनडीए बनाया, नेशनल डेमोक्रेटिक कोएलिशन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक दल बनाया। उन्होंने सभी दलों को मिलाकर उन्होंने एनडीए बनाया, तो एनडीए की सरकार रही, तो उसमें भी भाजपा का वर्चस्व स्थापित रहा। 2014 में देख सकते हैं कि 2014 में क्योंकि भाजपा को बहुमत प्राप्त होता है, भाजपा को बहुमत 272 से अधिक भाजपा को सीटें प्राप्त होती हैं। कुछ सहयोगी दल होते हैं एनडीए 2 के, जिसको हम एनडीए कह सकते हैं, एनडीए कहते हैं, जिसको हम एनडीए कहते हैं। तो एनडीए की सरकार रही, उस सरकार में भी भाजपा का पूर्ण वर्चस्व स्थापित रहा। इसी तरह से 2019 में जो चुनाव होता है उसमें तो भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला, उसमें बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता है। इस चुनाव में गठबंधन दलों की भूमिका नगण्य हो जाती है। जो इसके सहयोगी दल होते हैं उनका समर्थन लेने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि बीजेपी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हो जाता है, यानी 272 से अधिक सीटें प्राप्त इसको हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि जो प्रभावशाली राजनीतिक दल होता है सरकार पर वह हावी होता है, वह नीति निर्माण में हावी होता है, योजनाओं में हावी होता है और अनेक प्रकार की गतिविधियों में हावी होता है। गठबंधन में जो छोटे छोटे दल होते हैं उनका अस्तित्व शून्य हो जाता है। गठबंधन की राजनीति के अंतर्गत सरकार गिरने का हमेशा भय बना रहता है, यह डर बना रहता है कि कब कोई समर्थन वापस ले ले, कब कोई समर्थन वापस ले ले। जब वापस ले लेती है कोई राजनीतिक दल, जब अपना समर्थन वापस ले लेती है, इस स्थिति में वह सरकार गिर सकती है, गिर जाती है। फिर इसका यह दुष्परिणाम होता है कि हमेशा चुनाव कराना पड़ता है, मध्यावधि चुनाव कराना पड़ता है, जिससे देश में आर्थिक बोझ बढ़ता है, आर्थिक बोझ देश में बढ़ता है और अस्थिरता पैदा होती है, अस्थिरता पैदा होती है। जब अस्थिरता पैदा होती है तो जो सामान के जो दाम होते हैं, वस्तुएं जो होती हैं महंगी हो जाती है, गरीबी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, वित्तीय आपदा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो इस तरह से देश में आर्थिक बोझ पड़ता है, क्योंकि बार बार चुनाव होता है और चुनाव पर पैसा जो खर्च किसका होता है, अपने राजकोष से ही खर्च किया जाता है। तो चुनाव पर बार बार बोझ बढ़ता है, इसलिए आर्थिक संकट उत्पन्न होने की संभावना होती है। गठबंधन की राजनीति में हम समन्वय का अभाव देखते हैं। इसमें हमेशा खींचातानी की स्थिति बनी रहती है। एक दल जो होते हैं सहयोगी दल, वह खींचातानी उत्पन्न करने लगते हैं, एक दूसरे की खींचातानी करने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर धीरे धीरे उनके बीच जो समझौते होते हैं, जो साझा कार्यक्रम होता है, वह असफल होने लगता है। फिर सरकार भंग हो जाती है या सरकार गिर जाती है या सहयोगी दल अपना समर्थन वापस ले लेते हैं। इस स्थिति में गठबंधन सरकार की स्थिति में जो विदेश नीति होता है वह सशक्त नहीं होने पाता है, विदेश नीति सशक्त नहीं होने पाता है, क्योंकि सभी लोग अपने अपने राजनीतिक दलों को लाभ पहुंचाते हैं, अपने क्षेत्रीय हितों को लाभ पहुंचाते हैं, अपने व्यक्तिगत हितों को लाभ पहुंचाते हैं। इस तरह से विदेश नीति की तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं देता है, विदेश नीति कमजोर पड़ने लगती है और हमारी जो राष्ट्रीय एकता है यह कमजोर हो जाती है, क्योंकि सब लोग अपने व्यक्तिगत हितों के, अपने क्षेत्रीय हितों के, अपने दलों को मजबूत करने के लिए वह प्रयास करने लगते हैं, काम करने लगते हैं कि हमारे दल इस पार्टी में या इस सरकार में हमारा दल मजबूत हो जाए। तो मजबूत बनाने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास वह करते हैं और इस तरह से जो राष्ट्रीय एकता, देश की राष्ट्रीय एकता होती है वह विखंडित हो जाती है। तो इस तरह से जो गठबंधन की राजनीति होती है या गठबंधन सरकार होती है, गठबंधन की जो सरकार होती है वह बहुत दिनों तक नहीं चल पाती है, बहुत दिनों तक नहीं चल पाती है। आइए हम आपको बताते हैं गठबंधन का इतिहास कि कैसे कैसे भारतीय राजनीति के अंतर्गत गठबंधन शुरू होता है। एक नजर डालते हैं हम गठबंधन के इतिहास पर कि गठबंधन कैसे कैसे शुरू हुआ। स्वतंत्रता के पश्चात, जैसा कि भारत 1947 में स्वतंत्र होता है और स्वतंत्रता के पश्चात पहला आम जो चुनाव होता है वह प्रथम चुनाव होता है देश का, वह 19
1951 और 52 में चुनाव होता है, प्रथम चुनाव होता है और पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार बनती है, वही प्रधानमंत्री होते हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं कि 1953 में सबसे पहले 1953 में आंध्र प्रदेश में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिल पाता है, तो आंध्र प्रदेश में 1953 में संयुक्त मंत्रिमंडल की स्थापना होती है, जो केवल 13 महीने चल पाती है। आंध्र प्रदेश में यह सरकार कितने दिन चली थी? 13 महीने चली थी, केवल 13 महीने ही चली थी यह सरकार। 1953 में गठबंधन हुआ था आंध्र प्रदेश में और यह सरकार केवल 13 महीने चली थी। 13 महीने के बाद संतुलन बिगड़ जाता है और सरकार गिर जाती है। और फिर केंद्र में हम देखते हैं कि केंद्र में 1951 से 52 तक 52 में प्रथम चुनाव होता है और 52 के बाद फिर 1957 में होता है चुनाव होता है 1957 में। और इसमें कौन होता है? कांग्रेस को बहुमत मिलता है। फिर 1962 में चुनाव होता है, इसमें भी कांग्रेस होती है। 1967 में चुनाव होता है, इसमें भी कांग्रेस होती है, कांग्रेस की सरकार होती है। फिर हम देख सकते हैं 1971 में कांग्रेस की सरकार होती है, कांग्रेस को बहुमत मिलता है और कांग्रेस की सरकार होती है। फिर 1975 में इमरजेंसी लग जाती है, अभी चुनाव होने वाला ही होता है कि इमरजेंसी लग जाती है। इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा इमरजेंसी लगा दी जाती है और आपातकाल 1971 में आपातकाल जो लगता है वह 1975 में समाप्त होता है, लेकिन फिर भी 1975 में आंतरिक अशांति के नाम पर इमरजेंसी लगा दी गई। तो 1971 में जो इमरजेंसी लगाई गई थी वह 1977 में समाप्त होती है। 1977 में समाप्त होती है इमरजेंसी। यह 7 साल तक इमरजेंसी हमारे भारत में रहती है, जिसको हम ब्लैक डे के नाम से जानते हैं। अब जो जनता होती है या अन्य जो राजनीतिक दल होते हैं वह इंदिरा गांधी की सरकार से उब जाते हैं, उनकी तानाशाही से उब जाते हैं। अब जो होता है गठबंधन की राजनीति शुरू होती है 1977 में। कांग्रेस से कुछ दल टूट जाते हैं और कुछ लोग, कांग्रेस के कुछ नेता टूट जाते हैं और वह फिर अपना नया दल बना लेते हैं, जिसको हम जनता दल कहते हैं। जनता पार्टी होती है और उसके पर कांग्रेस के जो अन्य लोग होते हैं वह होते हैं कांग्रेस, इंदिरा से अलग हो जाते हैं। कांग्रेस के कुछ नेता इंदिरा गांधी से अलग हो जाते हैं और वह अलग कांग्रेस बनाते हैं। फिर भारतीय जनसंघ होती है, अनेक छोटे छोटे दल होते हैं और सभी दलों को मिलाकर 1977 में जनता दल की सरकार बनती है। और इसमें मुरारजी देसाई प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री हो जाते हैं। लेकिन यह सरकार भी ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाई थी, क्योंकि गठबंधन की सरकार थी और इसमें फिर दलों में फूट उत्पन्न हो जाता है, समन्वय का अभाव हो जाता है, वैचारिक मतभेद हो जाता है। और 1779 में कांग्रेस क्या करती, जो कांग्रेस इंदिरा की विरोधी होती है 1979 में, वह समर्थन अपना वापस ले लेती है और जनता पार्टी का एक और दल बनता है, जनता दल सेकुलर। और इसमें होते हैं चरण सिंह, प्रधानमंत्री कौन होता है? चरण सिंह हो जाते हैं। लेकिन चरण सिंह जो होते हैं वह बहुत दिनों तक नहीं रह पाते हैं। 1979 में जो जनता पार्टी सेकुलर की सरकार जो बनती है, प्रधानमंत्री कौन होते हैं? चरण सिंह होते हैं। जनता पार्टी यस समर्थन देती है, कांग्रेस यू समर्थन देती है और अनेक छोटे छोटे दल होते हैं जो कि समर्थन देते हैं इनको, चरण सिंह को। जनता दल यस को समर्थन देते हैं, लेकिन इनकी सरकार चल नहीं पाती है। फिर 1980 में गिर जाती है, उनकी सरकार गिर जाती है और फिर 1980 में चुनाव होता है, नया चुनाव होता है 1980 में। इस चुनाव में फिर कांग्रेस को बहुमत मिलता है,
बहुमत मिलता है 1980 में, कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता है। उसके बाद 81, 82, 83, 84 में भी कांग्रेस को बहुमत मिलता है। 84 में इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है, उनकी सिंपैथी देश के लोगों की सिंपैथी कांग्रेस के साथ जुड़ जाती है और फिर कांग्रेस पूर्ण बहुमत में आ जाती है और राजीव गांधी की सरकार बनती है। 1984 में राजीव गांधी की सरकार बनती है और राजीव गांधी पूरे 5 साल तक कार्य करते हैं, यानी कि एक दल का बहुमत होता है तो वह लगातार 5 साल तक कंटिन्यू अपना कार्यकाल पूरा कर लेता है। 5 साल तक कंटिन्यू रहता है, कोई भी उसको हिला नहीं सकता है, अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता है। फिर 1984 के पश्चात 1989 में फिर चुनाव होता है। 1989 में फिर चुनाव होता है और इस चुनाव में कांग्रेस के कुछ सहयोगी अलग हो जाते हैं, कांग्रेस से कुछ सहयोगी फिर अलग होते हैं और राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनती है। 89 में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनती है जिसमें कि अनेक छोटे छोटे दल सम्मिलित होते हैं और वीपी सिंह प्रधानमंत्री होते हैं। वीपी सिंह प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो जाते हैं 1989 में। लेकिन 1990 में मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर मंडल कमीशन लागू कर दिया जाता है। वीपी सिंह के द्वारा मंडल आयोग की संस्तुतियों को लागू कर दिया जाता है और पूरे देश में अशांति का माहौल हो जाता है। पूरे देश में अशांति का माहौल हो जाता है और इनके जो सहयोगी दल होते हैं वह इनसे समर्थन वापस ले लेती है और फिर 1990 में वीपी सिंह प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ता है उनको, उनकी सरकार चली जाती है। और अब जो होता है 1990 में समाजवादी समता पार्टी के जो लीडर होते हैं चंद्रशेखर सिंह की जो पार्टी होती है समता पार्टी, समाजवादी समता पार्टी की जो सरकार होती है वह कुछ लोगों का समर्थन प्राप्त करती है। जैसे कांग्रेस भी इनको बाहर से समर्थन देती है, चंद्रशेखर सिंह को कांग्रेस भी बाहर से समर्थन देती है और जनता दल सेकुलर होती है और जनता दल पार्टी होती है और 21 जून 1951 तक यह अपनी सरकार को बनाए रखते हैं। 21 जून 1991 तक यह अपनी सरकार को बनाए रखते हैं। अब चंद्रशेखर सिंह से भी पार्टी इनकी नीतियों से असंतुष्ट होती है, इनके रवैये से असंतुष्ट होती है। जो दल होते हैं छोटे छोटे दल, इनसे भी समर्थन वापस खींच लेती है और जून 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनती है। इनको सभी दलों ने समर्थन दे दिया, सभी दलों ने समर्थन दे दिया, यानी कि 1991 में फिर चुनाव होता है जो मध्यावधि चुनाव होता है और उसमें कांग्रेस के बहुमत से पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनती है और यह अस्थायी सरकार होती है जो 1996 तक चलती है। अब 1996 में फिर चुनाव होता है। 1996 में अब किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाता है। 19 मई 1996 में आम चुनाव होता है और आम चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में भाजपा के जो लीडर उसमें होते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, अटल जी की सरकार बनती है और यह मात्र 13 दिन तक प्रधानमंत्री बने रहते हैं। 13 दिन तक प्रधानमंत्री बने रहते हैं। 13 दिन का समय होता है विश्वास प्रस्ताव पारित करने का या बहुमत साबित करने का और अटल जी बहुमत साबित नहीं कर पाते हैं और 13 दिन के बाद इनकी सरकार गिर जाती है। उसके पश्चात एच डी देवगौड़ा को कुछ दलों के सहयोग से प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। एच डी देवगौड़ा
1996 में, और यह केवल 10 महीने तक अपने पद पर बने रहते हैं। 10 महीने तक अपने पद पर बने रहते हैं। कांग्रेस ने समर्थन दिया था, लेकिन समर्थन वापस ले लिया, और 11 अप्रैल 1997 को 11 अप्रैल 1997 को एच.डी. देवगौड़ा की सरकार चली जाती है। एच.डी. देवगौड़ा की सरकार अब चली जाती है। तो हम देखते हैं कि समय समय पर जो गठबंधन सरकार रही है वह अस्थायी नहीं रही है, अस्थायी नहीं रही है। कभी 10 महीने, 13 महीने, 1 साल, 1.5 साल यही सरकार चल पाई है। उसके बाद दलों ने समर्थन वापस ले लिया है। फिर 1997 में जब एच.डी. देवगौड़ा की सरकार चली जाती है, तो 1997 में फिर 1997 में इंद्र कुमार गुजराल गुजराल के नेतृत्व में सरकार बनती है। इंद्र कुमार गुजराल के नेतृत्व में सरकार बनती है, और यह 1997 में जो सरकार बनती है यह भी अधिक दिनों तक नहीं रह पाती है। 1998 में जैन आयोग की रिपोर्ट लागू होती है। जैन आयोग की रिपोर्ट लागू होती है, इंद्र कुमार गुजराल करते हैं, लेकिन कांग्रेस इनसे समर्थन वापस ले लेती है। तो जैन आयोग रिपोर्ट विवाद से कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया, और 1998 में इनकी सरकार चली जाती है। I.K. गुजराल की सरकार चली जाती है। फिर मार्च 1998 में चुनाव होता है। मार्च 1998 में चुनाव होता है, और मार्च 1998 जो चुनाव होता है, तो अटल जी की अन्य दलों के सहयोग से प्रधानमंत्री पद पर निर्वाचित होते हैं, और यह 13 महीने तक प्रधानमंत्री बने रहते हैं। 13 महीने तक प्रधानमंत्री बने रहते हैं, और फिर विभिन्न दलों ने अपना समर्थन इनसे वापस ले लिया। 13 महीने तक इनका गठबंधन चलता है, और विभिन्न दलों में फिर आपसी फूट पड़ जाती है, और यह अटल जी से अपना समर्थन वापस ले लेते हैं। परिणाम यह होता है कि किसी भी दल को अब स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अक्टूबर 1999 में, यानी कि मार्च 1998 में चुनाव कराया जाता है। फिर अक्टूबर 1999 में फिर चुनाव कराया जाता है। पुनः चुनाव कराया जाता है, और एनडीए का गठबंधन हो जाता है। और यह करीब 24 दलों का गठबंधन होता है। 24 दल होते हैं इसमें। 24 दलों का गठबंधन होता है, जो कि सबकी सहमति से अटल जी प्रधानमंत्री 2004 तक बने रहे। यानी कि 2004 तक अटल जी प्रधानमंत्री बने रहे। 2004 तक अटल जी प्रधानमंत्री बने रहे एनडीए के सहयोग से। और फिर 2004 में फिर चुनाव होता है। 2004 में 5 वर्ष हो जाने के उपरांत 2004 में फिर चुनाव होता है केंद्र में लोकसभा का, और इसमें यूपीए विभिन्न दल होते हैं। कांग्रेस होती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और प्लस अन्य दलों के सहयोग से यूपीए की सरकार बनती है, और श्री मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त किए जाते हैं। फिर 2009 में चुनाव होता है, और फिर यूपीए की सरकार बनती है। कांग्रेस प्लस अन्य दलों के सहयोग से सरकार बनती है, और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहते हैं। तो इस तरह से मनमोहन सिंह 2004 से लेकर 2014 तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहे। फिर 2014 का फिर चुनाव होता है, और उस चुनाव में एनडीए का गठबंधन होता है। जिसमें भाजपा को और गठबंधन अन्य दलों को 282 सीटें प्राप्त होती हैं। 282 सीटें प्राप्त होती हैं, और यह भी अपना पूर्ण कार्यकाल प्राप्त करता है।
फिर 2019 में चुनाव होता है, 2019 में फिर चुनाव होता है और इसमें बीजेपी को बहुमत प्राप्त होता है, बीजेपी को बहुमत प्राप्त होता है। और 2014 में श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री पद पर निर्वाचित होते हैं और अब तक ये चले आ रहे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि केंद्र में कभी कभी जो एक दलीय प्रभुत्व रहा है, एक दलीय प्रभुत्व को हटाने के लिए विभिन्न दल जो होते हैं वो समझौता कर लेते हैं, चुनाव के पहले कर लेते हैं या चुनाव के पूर्व कर लेते हैं और उस समझौते के तहत वो उस एक दलीय प्रभुत्व को हटाना चाहते हैं। जैसे कि स्वतंत्रता के पश्चात जो कांग्रेस थी, कांग्रेस के विरोध में अनेक दलों ने गठबंधन किया और समय समय पर कांग्रेस को हराई और गठबंधन सरकार समय समय पर उसने चलाया। यह केवल केंद्र की स्थिति नहीं है, यह केवल केंद्र में स्थिति नहीं है कि केवल केंद्र में ही गठबंधन है, राज्यों में भी समय समय पर गठबंधन रहा है। जैसे कि 1953 में आंध्र प्रदेश में सबसे पहले गठबंधन की सरकारें लागू होती है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, उड़ीसा वगैरह अन्य दलों में, अन्य देशों में भी, अन्य राज्यों में भी गठबंधन सरकारें समय समय पर बनती रही हैं। जैसे वर्तमान में राज्यों की भी यही स्थिति है, जैसे बिहार है, जैसे बिहार है, झारखंड है, महाराष्ट्र है, मेघालय है, सिक्किम है, मिजोरम है, यह इसमें जितने भी सरकारें हैं वह या तो भाजपा समर्थित हैं या तो कांग्रेस समर्थित हैं। वहां पे क्षेत्रीय दलों का शासन है, लेकिन उन क्षेत्रीय दलों का को समर्थन या तो भाजपा से मिला हुआ है या कांग्रेस से मिला हुआ है। जिस दिन भाजपा या कांग्रेस अपना समर्थन वापस ले लेती है तो वह सरकार गिर जाती है, भंग हो जाती है। तो सब मिलाकर यह कहना है कि जो चुनाव होता है उस चुनाव में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत देना चाहिए, जनता को पूर्ण बहुमत देना चाहिए, एक दल को पूर्ण बहुमत देना चाहिए। अगर पूर्ण बहुमत सरकार को जनता अगर नहीं दे पाती है तो इस स्थिति में गठबंधन की सरकार बनती है, जो कि देश के लिए घातक होता है, साथ ही साथ जनता के लिए भी घातक होता है, क्योंकि इससे आर्थिक बोझ पड़ता है, बार बार चुनाव होता है। इसलिए हमें ऐसे दल को चुनना चाहिए जो राष्ट्रीय नीतियों का पोषक हो और साथ ही साथ आर्थिक नीतियों का पोषक हो, वह राज्य के हितों को, लोगों को हितों को, अधिक से अधिक जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करे। ऐसे दल को हमें वोट करना चाहिए और हमें वोट समस्त जनता को बहुमत के साथ एक ही पार्टी को जिताना चाहिए। लेकिन समय समय पर सरकार बदलती जानी चाहिए, समय समय पर जो सरकार है उसको चेंज करते रहने चाहिए। जैसे कि एक बार हमने बीजेपी को चुन लिया, दूसरी बार कांग्रेस को चुन लिया, फिर बीजेपी को चुन लिया, फिर कांग्रेस को चुन लिया। इससे जो शासन में समन्वय है वह स्थापित होता रहता है, शासन में समन्वय बना रहता है, एक दलीय वर्चस्व स्थापित नहीं हो पाता है, तानाशाही स्थापित नहीं हो पाता है, एक दल अपनी मनमानी नहीं कर सकता है, वह हमेशा जनता के हितों को ध्यान रखता है, राष्ट्रीय हितों को ध्यान रखता है और विदेश नीति को वह ध्यान में रखकर ही नीतियां बनाता है। और इस तरह से सरकार बदलने से तानाशाही का भय खत्म होता रहता है, तानाशाही की प्रवृत्ति पैदा नहीं होती है। तो आज का यह वीडियो मेरा गठबंधन की राजनीति पर रहा। मेरा अगला वीडियो होगा राजनीतिक दल पर। मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।